جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से हर आदमी परेशान है। यानी इस लेवल के स्कैम हो रहे हैं, जब बंदा सुनता है कानों को यकीन नहीं आता। मैं इस तरह का एक और इंटरनेशनल लेवल का स्कैम आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साइबर माफिया का स्कैम भी कह सकते हैं। नाज़रीन, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जितने कॉल सेंटर हैं सारे के सारे 2 नंबर हैं। सब जाली काम करते हैं, जाली ट्रांजैक्शनें करते हैं, लोगों के अकाउंट्स में से पैसा निकालते हैं और बहुत सारे जाली कॉल सेंटर बंद भी हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने कोई प्रॉपर लाहे अमल अख्तियार किया है? क्या हुकूमत इनको रोकने में कामयाब हो जाएगी? तो मेरा जवाब है कि नहीं, क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला है, ये उन घरों में ये काम करते हैं, उन ऑफिसेज में ये काम करते हैं जहां कोई बोर्ड नहीं होता, इनकी कोई शनाख्त नहीं होती। कॉल सेंटर में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनकी मिनिमम सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। ज़रा मुझे बताएं, कौन सा कंप्यूटर वर्क है जिसमें एक मैट्रिक पास बच्चा जो है उसकी सैलरी लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, और जो लोग कॉल सेंटर बनाकर बैठे हैं वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। बड़े गरीब तरीन लोगों के बच्चे कॉल सेंटर में जैसे ही एंटर हुए, उन्होंने काम सीख लिया तो वो करोड़पति हो गए। आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, अपने आसपास नजर दौड़ाएं। अगर कोई शख्स आपके मोहल्ले में आसपास एकदम से ऊपर आया पिछले 2, 4, 5 सालों में, तो इसकी वाज़ेह निशानी है कि वो उसने लोगों के साथ धोखा करके स्कैम के तहत अमेरिकन अकाउंटों में से पैसा उसने निकाला है और लोगों के क्रेडिट कार्ड हैंग किए हैं। यानी कि वो 2 नंबरी से हासिल किया हुआ पैसा है और नाम है कॉल सेंटर। ये बज़ाहिर एक छोटा सा लफ्ज़ है कॉल सेंटर, इसका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कैम भारत में है, उसके बाद कंबोडिया में, पाकिस्तान में। लेकिन ये इसकी रोकथाम नहीं हो सकी, पूरी दुनिया इस पर कंट्रोल नहीं हासिल कर सकी। लेकिन पाकिस्तान में साइबर क्राइम एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, लोग गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, और पाकिस्तान में बेशुमार कॉल सेंटर बंद हो गए, क्योंकि ये 100% स्कैम है। इसी तरह का एक स्कैम आपको मैं कैपिटल इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, वहां हुआ है, जिसकी रात को हमारे रिपोर्टर ने हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन दी। ये देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि स्कैम के लेवल क्या है, किस किस एंगल से स्कैम हो रहा है। मैं तफसीलात पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपको, ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। नाज़रीन, यहां एक बात ज़ेर गौर है, पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स फ्रॉडिया है, हर तीसरा शख्स फ्रॉडिया। मेरी बात नोट कर लें, मैं बिजनेसमैनों की बात कर रहा हूं, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, सीधे सीधे नौकरी वाले लोग हैं, वो नहीं। जो बिजनेस में लोग हैं, जो कहानी सुनाकर लोगों की जेब साफ कर जाते हैं, वो हर तीसरा बंदा फ्रॉडिया। इस वक्त हर शख्स किसी न किसी के फ्रॉड का किसी न किसी के फ्रॉड की जद में है। लोग कहानियां सुनाकर पैसे ले लेते हैं, लालच करता है जब इंसान, तो फिर ठग उसको ठग लेते हैं। बेशुमार मिसालें होंगी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी ठगे गए होंगे, आपके साथ भी लोगों ने बेशुमार दफा हैंड किया होगा। वजह क्या है? हमने सीखा ही है, पाकिस्तान के लोगों की बाहर के मुल्कों में क्यों इज्जत नहीं है। ये वहां भी फ्रॉड करते हैं, और ये अपने लोगों के साथ ज्यादा फ्रॉड करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने गोरों को लूटा, उनसे फ्रॉड किए, अरबियों को लूटा, उनसे फ्रॉड किए। अब ये वो लोग हैं जो अब हम पर ट्रस्ट नहीं करते।
याद रखिएगा, कामयाब वही होगा जिसका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होगा, जिस पर लोग एतमाद करेंगे। और जो फ्रॉडिये हैं वो जाली ट्रस्ट कायम करते हैं और लोगों से हाथ करके गायब हो जाते हैं। इस तरह के मेरे पास कुछ ऐसे स्कैंडल हैं जो मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करूंगा इसके ऊपर, और उन स्कैंडल्स के बारे में मैं तफसीलात बताऊंगा। आप डबल शाह को भूल जाएंगे, आप बड़े से बड़ा स्कैम भूल जाएंगे। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है लाहौर में, उनके ऊपर मेरी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन जो है वो तकरीबन आखिरी मराहल में है। मैं आपको बताऊंगा कि वो फ्रॉडिये एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते थे। वो लाहौर आकर उन्होंने लोगों के पास मजदूरियां करके कैसे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों तक पहुंचे, बड़े बड़े बिजनेस तक पहुंचे। मैं मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको एक स्पेशल प्रोग्राम दूंगा जिसमें सिर्फ उनके ऊपर बात होगी, और उनके चेहरे मैं बेनकाब करने जा रहा हूं। आम लोग जो उनको जानते नहीं हैं कि ये फ्रॉडिये हैं, वो जान जाएंगे। मैं उनकी तस्वीर शाया करूंगा, मैं उनके खिलाफ FIR शाया करूंगा, मैं उनके वो एग्रीमेंट शाया करूंगा जो लोगों के साथ करके वो फ्रॉड कर रहे हैं, और अब उनके जवाल का वक्त शुरू हो गया है। पूरी तफसील नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं नाजरीन कि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में इंटरनेशनल लेवल का स्कैम कैसे हुआ, कौन सा बड़ा कॉल सेंटर पकड़ा गया, जरा तफसीलात सुने। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी साइबर माफिया का राज, 200 गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी ने सिक्योरिटी दारों के होश उड़ा दिए। जरा गौर फरमाएं। वफाकी दारुल हुकूमत में NCCI की तारीख की सबसे बड़ी और अनोखी कार्रवाई, निजी हाउसिंग सोसाइटी में छुपा बैनुल अक़वामी नेटवर्क बेनकाब। मुल्ज़मान की तादाद इतनी ज्यादा कि कानून नाफज करने वाले इदारे परेशान हो गए कि हमारे पास तो जेल ही नहीं है इतनी बड़ी, हमारे पास तो थाने में इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो सनसनी खेज हकायक जो आपको हैरान कर देंगे, ये सुनने वाली बात। उनके पास जो थाने हैं ना, थानों में 15, 20, 10, 12 लोग बंदा कैद कर सकता है। ये सुने जरा, 200 से जायद गैर मुल्कियों को कैद करने की जगह ही नहीं है इनके पास। कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूं। इनके पास इन कैदियों को कैद करने की जगह नहीं है। आगे सुने तो ज़िले इंतजामिया ने इसी निजी इमारत को ही हंगामी तौर पर सब जेल करार दे दिया। ये इसी निजी इमारत कौन सी है? जिस घर में ये लोग इंटरनेशनल माफिया के 200 लोग विजिट वीजे पर आए और वो इस घर में ये घनौना धंधा चला रहे थे। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सारे गैर मुल्की हैं। यहाँ के लोग आखिर इनके साथ मिले होंगे, तभी ये यहाँ आए हैं, तभी ये इन्होंने घर किराए पे लिया होगा या खरीदा होगा, ये बिजनेस कर रहे हैं। सुने ज़रा। अच्छा जी, जिस घर को सब जेल करार दिया है ना, वो वही है जहाँ ये बिजनेस कर रहे थे। वीज़े की आड़ में काला धंधा चला रहे थे। चीन, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया का ये करिंदे विजिट पर आए पाकिस्तान की धरती पर, गैर कानूनी कॉल सेंटर का जाल फैला चुके थे। अच्छा, ये एक नहीं होगा इनका, इनके कई होंगे। राज कैसे खुला? राज ऐसे खुला कि पुलिस ने इस बिल्डिंग में छापा मारा कि यहाँ कोई शख्स शराब लेकर एंटर हुआ है या कोई इनको मुखबरी थी। तो जैसे ही पुलिस इस बिल्डिंग में घुसी तो पता चला कि यहाँ पे बैनुल अक़वामी डिजिटल जराइम का होलनाक गढ़ चलाया जा रहा है। इस नेटवर्क के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है? तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। लेकिन आज मेरा ये सवाल है कि क्या हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमारे कैपिटल सिटी में इतना बड़ा काम हो रहा है? और जब ये लोग विजिट वीज़े पे आए, आखिर एयरपोर्ट से ही गुजर के आए हैं ना, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया गया कि ये जो स्याह हैं इनको चेक किया जाए कि ये किधर किधर जाते हैं और इनकी वापसी का वीज़ा जो है वो कब तक है? किसी ने चेक तो किया होगा। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे इदारों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो बिजी होते हैं। अब ये
ایک نیٹورک پکڑا گیا. یہ نشانی ہے کہ پورے پاکستان میں غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر ہمارے لوگ یہ کالا دھندا کر رہے ہیں. جعلی کال سینٹر چل رہے ہیں. کال سینٹر کا تو تصور ہی نہیں ہے. کال سینٹر کا مطلب ہے کہ بیرون ملک کال ملا کر دینا، عام پبلک کے لیے اس کا کال سینٹر کی رسائی دینا کہ آپ باہر کال کر سکتے ہیں. آج کل تو ہر بندے کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، جہاں مرضی دنیا میں کال کریں. یہ کال سینٹر کا پہلی بات ہے نام ہی غلط ہے. یہ ہے مکروہ دھندا، یہ ہے لوٹ مار کا آسان ترین ذریعہ جو چند لوگوں نے سیکھا اور پھر انہوں نے ہماری پوری قوم کو برباد کر دیا. جن بچوں کو انہوں نے جوئے کے اوپر لگا دیا ہے، اسکیم کے اوپر لگا دیا ہے، دھوکہ دہی سے لوگوں کے اکاؤنٹ خالی کرنے پہ لگا دیا ہے. ناظرین یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں امریکہ کے. یہ جو کال سینٹر والے ہیں نا، میکسیمم واردات صرف امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ان کے اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے رابطہ کر لیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو لون ہے وہ ہم پے کر دیتے ہیں، آپ کے بچے کی کوئی فیس ہے وہ ہم پے کر دیتے ہیں، یونیورسٹیوں کی پاکستان سے بھی فیسیں یہ پے کر دیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کی آپ کی کوئی پیمنٹ ہے تو ہم پے کر دیتے ہیں. اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کے واردات کا طریقہ کیا ہے؟ واہ جی واہ. یہ آپ سے کریڈٹ کارڈ لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں، کارڈ میں سے آپ نے کتنے یوز کیے ہیں. آپ نے کہا جی میں نے $50,000 دینا ہے بینک کا، تو یہ آپ کو کہیں گے کہ یہ 50,000 ہم پے کر دیتے ہیں، آپ ہمیں 25,000 دے دیں. یہ 20,000 بھی لے لیتے ہیں، یہ 15,000 بھی لے لیتے ہیں، یہ 10,000 بھی لے لیتے ہیں. بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. اچھا بندہ آگے سے چلاکی کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی پہلے میری پیسے جمع کرائیں پھر میں دوں گا. لیں جی وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریفرنس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جی اب پیسے دیں، وہ کہتا ہے جی میں 24 گھنٹے کے بعد پیسے دوں گا. وہ کہتے ہیں آپ 36 گھنٹے کے بعد دے دیجیے گا. وجہ کیا ہے کہ یہ 72 گھنٹے کے بعد اس پہ چیک اینڈ بیلنس شروع ہوتا ہے. میکسیمم وہ اکاؤنٹ یہ ہیک کرتے ہیں جو لوگ مر چکے ہیں یا اوور ایج لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا، بینک نہیں جا سکتے، کمپلین نہیں کر سکتے. ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے ان کا. تو یہ ایک کال سینٹر نہیں ہے، پاکستان میں ہزاروں کال سینٹر ہیں. آپ حساب لگائیں، اگر بند ہو گئے ہیں 50%، 70%، 60% بند ہو گئے ہیں، اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر کتنے کال سینٹر ہوں گے. اور ہر کال سینٹر کے ساتھ کوئی نہ کوئی پاکستانی ہائی لیول کا بندہ اٹیچ ہے. یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. میرا دعویٰ ہے کہ ایک SHO اپنے علاقے میں ایک کال سینٹر نہ چلنے دے، ایک غیر قانونی قوت خانہ نہ چلنے دے، جوئے کا اڈا چلنے نہ دے، کیونکہ اس کو ہر گلی محلے کا پتہ ہوتا ہے، اس کو ایک ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. بڑے غیر قانونی ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن SHO کی مرضی کے بغیر یہ ادارے نہیں چل سکتے. تو پھر کیپٹل سٹی ہمارا اسلام آباد جو ہے، ادھر یہ اتنا بڑا گھنونا کاروبار کیسے ہو رہا تھا جس میں 200 غیر ملکی باشندے شامل ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی 10-20 یہاں کے بھی شامل ہوں گے. اب ہمارے اداروں کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کے ساتھ جڑے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور یہ جن لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے کیا ان تک بھی رسائی حاصل کر پاتے ہیں. یہ میرا سوال ہے اپنے اداروں سے، اور اداروں کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج سے یہ ادارے کیسے نبٹتے ہیں جن کے پاس 200 بندہ اریسٹ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آگے آپ خود ہی حساب لگا لیں یہ کیا کریں گے. جو ہمارے سسٹم کا حال ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پیسہ لے کر ان کو چھوڑ دیں گے اور شاید یہ کیس ہائی لائٹ نہ ہو. یہ کیس سب سے پہلے میں سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ہمارے جن رپورٹرز نے اس کی انویسٹیگیشن کی ان کو کریڈٹ جائے گا اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو. بہرحال ناظرین، ہمارے ملک میں اسکیم عام ہو گیا ہے. قانونی ادارے جو ہمارے ہیں ان کو ان لوگوں کے گرد گرفت سخت کرنی پڑے گی، ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ ہماری نوجوان نسل کو برباد کر دیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے.
پاکستان زندہ باد.